Hello learners, welcome to IES Marathon. Yeah, I'm back with a new lesson. Guys, फंडामेंटल राइट्स की पूर्णावती हम कर चुके हैं लास्ट लेसन में, बट अब थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है राइट टू प्रॉपर्टी का। राइट टू प्रॉपर्टी क्या है बेसिकली, और जब कॉन्स्टिट्यूशन आया था उस टाइम पे क्या कंडीशन थी और अभी क्या कंडीशन है राइट टू प्रॉपर्टी की, कहाँ स्टैंड करता है। तो ये सब हम आज देखने वाले हैं, एनालिसिस करेंगे राइट टू प्रॉपर्टी का। इसके बाद क्रिटिसिज्म देखेंगे, सिग्निफिकेंस देखेंगे फंडामेंटल राइट्स का, फिर आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। एंड आई होप आपको पसंद आ रहे होंगे, इसलिए प्लीज़ जो है जितना हो सके उतना शेयर करें। और अगर पूरा कंटेंट फ्री चाहिए ना तो बस शेयर करते जाओ और अच्छा खासा बेस बनाते हैं आप। पूरा कंटेंट जो है वो आपके लिए फ्री अवेलेबल हो जाएगा चैनल पे। यस, तो स्टार्ट करते हैं। तो प्रेजेंट पोजीशन ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी, लेकिन उसके पहले थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड देखना पड़ेगा कि जब कॉन्स्टिट्यूशन आए थे तो साथ थे हमारे पास वन ऑफ द 7 फंडामेंटल राइट्स थे जो कि डील करता था अंडर आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज एफ एंड आर्टिकल 31। ठीक है, दो आर्टिकल आपको यहाँ पे याद रखना है, आर्टिकल 19(1)(f एंड आर्टिकल 31। अब इसके अंदर क्या था सेपरेटली बताता हूँ। आर्टिकल 19(1) के अंदर लिखा था कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, ये याद है ना, फंडामेंटल राइट था टाइम पे। ठीक है, राइट टू अक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये हर सिटीजन का राइट था कि वो कोई भी प्रॉपर्टी को जो है अक्वायर कर सकता है, होल्ड कर सकता है और डिस्पोज भी कर सकता है ना। आर्टिकल 31 में लिखा है कि एवरी सिटीजन इज गारंटीड वेदर सिटीजन और नॉन सिटीजन राइट अगेंस्ट डिप्राइवेशन ऑफ हिज प्रॉपर्टी। यानी कि किसी भी पर्सन को उसकी प्रॉपर्टी से डिप्राइव नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ द लॉ। अगर लॉ के अकॉर्डिंग चाहेगा तो आपको जो है अपनी लैंड देनी पड़ेगी। अब ये सिर्फ दो ही कंडीशन ऐसी जब जो आपकी प्रॉपर्टी है वो अक्वायर कर सकता है स्टेट। पहला क्या है, पहला तो है कि इट शुड बी फॉर द पब्लिक पर्पस होना चाहिए। सेकेंड जैसे कि सेकेंड क्या है बेसिकली, इसका है कि कंपनसेशन देंगे। ठीक है, पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू द ओनर, और ये कंपनसेशन जो होगा वो फेयर कंपनसेशन होगा, है ना। यस, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अगर इतना कंट्रोवर्शियल, क्योंकि जब हमारे फंडामेंटल राइट्स बनाए जा रहे थे तब तो बहुत ही कंट्रोवर्शियल था आपका राइट टू प्रॉपर्टी। तो सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट में झड़प तो होनी थी, तो इस हुई भी सही। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे यहाँ पर वर्डिक्ट्स आए और उसी के रिटेलिएशन में जो कि पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट की टसल हमेशा से चलती रहती है सुपीरियोरिटी की, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किए गए। वो थे आपके फर्स्ट, फोर्थ, सेवेंथ, 25th, 39, 40 एंड 42nd अमेंडमेंट जो कि गवर्नमेंट ने पास किए। और इन अमेंडमेंट्स के थ्रू आर्टिकल 31A, 31B एंड 31C को ऐड किया गया, जिससे और मॉडिफाई भी किया गया, ठीक है, टाइम टू टाइम, ताकि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट्स का उसको नलीफाई किया जा सके और इन लॉज को प्रोटेक्ट किया जा सके और चैलेंज ना किया जा सके ऑन द वायलेशन, ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ आपके फंडामेंटल राइट्स। और फंडामेंटल राइट्स का करता धरता कौन है? आपके सुप्रीम कोर्ट बस। तो इसमें से जो मैक्सिमम लिटिगेशन जो आई थी सुप्रीम कोर्ट में वो यही था कि स्टेट का जो ऑब्लिगेशन है बेसिकली किसका, कंपनसेशन देने का, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर लिटिगेशन सबसे ज़्यादा आई थी। यस, सो अब फिर देखना, अब 44th अमेंडमेंट एक्ट आया आपके 1978 में एट में, तो उसने क्या किया, ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है इसको अबॉलिश कर दिया एज अ फंडामेंटल राइट। राइट टू प्रॉपर्टी अब फंडामेंटल राइट नहीं रहा। याद रखना 1978 तक राइट टू प्रॉपर्टी आपका क्या था, यानी कि जब तक आपके पेरेंट्स बोर्न हुए थे जब तक आपका राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था। बट उसके बाद इसने इसको हटा दिया गया 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, जो कि आपका आर्टिकल 19(1)(f एंड आर्टिकल 31 था, जो कि पार्ट थर्ड का पार्ट था। ठीक है, और एक नया आर्टिकल बनाए लाया गया है, उसका नाम था, उसका नंबर था बेसिकली आर्टिकल 30, आर्टिकल 300, आर्टिकल 300A, जो था आपका पार्ट 12th में, जो कि राइट टू प्रॉपर्टी को आपके क्या बनाता है, लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, है ना। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है आपके कि ये आपके बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है ना। सो अब कुछ इम्प्लीकेशन जरूर ये लीगल प्रॉपर्टीज़ का इम्प्लीकेशन जरूर हुआ है, हमारा लीगल राइट है बेसिकली। देखो, पहला तो ये है कि अब जो है फंडामेंटल राइट्स को, या बेसिकली आपका क्या जो राइट टू प्रॉपर्टी है, अब इसको क्या किया गया, आपका लीगल राइट बना दिया गया। तो अब इसको कटेल मॉडिफाई किया जा सकता है थ्रू एन ऑर्डिनरी लॉ, पहले नहीं किया जा सकता था, जैसे पार्लियामेंट को नहीं किया जा सकता, ऑर्डिनरी लॉ के थ्रू अमेंडमेंट करना ज़रूरी होता है। अब
इसके चलते अब ये लीगल है ना, तो अब आपको एग्जीक्यूटिव एक्शन से तो प्रोटेक्शन मिल जाएगी, बट लेजिस्लेटिव एक्शन से नहीं मिलेगी, है ना। तो यानी कि अब ऑर्डिनरी लॉ ला करके ही चेंज कर सकता है इसके अंदर। नेक्स्ट है, अगर वायलेशन होता है ना इस वाले राइट का, तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाओगे, है ना, अंडर आर्टिकल 32, बिकॉज ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का है और जिसमें रिट्स वगैरह आती हैं। लेकिन आपको इसके अंदर जाना पड़ेगा आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में, है ना। और यस, नो गारंटीड राइट टू कंपनसेशन, ये भी इसके अंदर मेंशन है कि इन केस ऑफ अगर ले ली गई आपकी प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो गारंटी नहीं है उसकी राइट टू कंपनसेशन की। सो ये थोड़ा आई गेस है ना। तो आप देखें इसको एनालिसिस करके कि क्या आपको सही लगता है क्या बात। अब यहाँ पर एक बात याद रखना कि दो केसेस ऐसे हैं जब जिसमें कंपनसेशन तो देना ही देना पड़ेगा इनको। पहला है आपका आर्टिकल 30, दूसरा आता है आपका आर्टिकल 31A। पहला क्या है, आर्टिकल 30 इसके अंदर लिखा है कि अगर स्टेट माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की प्रॉपर्टी को अक्वायर कर लेगा तो उसको जो है उसकी कंपनसेशन देना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका आर्टिकल 31A, जिसके अंदर था स्टेट अगर किसी भी पर्सन की जो कि पर्सनल कल्टीवेशन के लिए वो यूज़ करता है, और जो लैंड विद इन द स्टेटूटरी सीलिंग लिमिट्स है, जैसे कि मान लीजिए 2 बीघा ज़मीन या फिर 2 एकड़ ज़मीन अगर आपने स्टेट ने लॉ ने बेसिकली लॉ के अकॉर्डिंग फिक्स की गई है, और इसकी लिमिट बेसिकली लैंड की भी लिमिट्स के अंदर है, तो जो है स्टेट को उसका प्रॉपर कंपनसेशन देना पड़ेगा। और ये जो आपका फर्स्ट वाला माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वाला है वो 44th अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था, और सेकंड प्रोविजन जो था वो आपके 17th अमेंडमेंट जो 1964 में, यानी कि ये वाला पहले था आ गया था और ये बाद में आया आपके, ठीक है। फर्दर अगर हम बात करें तो आर्टिकल 31A, 31B और 31C जो है वो तो एक्सेप्शन नहीं चाहिए फंडामेंटल राइट्स के। तो इस लेसन में इतना रखते हैं अपन। अगले लेसन में हम देखेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, और जो फर्दर रिमेनिंग टॉपिक्स है वो हम कंप्लीट कर लेंगे। जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे।